ये कहानी आरुषि नाम की एक लड़की की है। आरुषि अपने माता और पिता दोनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन समय के साथ आरुषि ने अपनी माँ को खो दिया। माँ के जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और शादी के कुछ साल बाद ही उनका भी निधन हो गया। अब आरुषि अपनी सौतेली माँ और एक सौतेली बहन के साथ रहती थी। आरुषि एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी, लेकिन वहीं उसकी सौतेली बहन निशा बहुत ही कामचोर और कमबख्त लड़की थी। निशा और उसकी माँ आरुषि को किसी न किसी तरह से परेशान करने का मौका ढूंढते रहते थे। एक सुबह जब निशा सो रही थी, तब आरुषि उसके कमरे में जूस लेकर जाती है और कहती है, निशा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। मैं तुम्हारे लिए फ्रेश ऑरेंज का जूस लेकर आई हूँ, उठ जाओ। आरुषि की आवाज से निशा अंगड़ाई लेते हुए उठ जाती है और अपने सामने आरुषि को देखकर उसका मुंह बन जाता है और वो मुंह बनाते हुए कहती है, अरे यार, सुबह सुबह किस मनहूस का चेहरा देख लिया मैंने। अब तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे कमरे में बिल्कुल मत आया करो। लेकिन निशा, मैं तो तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आई थी। तुम्हें सुबह सुबह जूस पीकर उठने की आदत है ना, इसलिए। लेकिन एक तुम हो जिसे अपनी बड़ी बहन का प्यार दिखता ही नहीं है। और शट अप प्लीज। अपने आप को तो मेरी बड़ी बहन तो बिल्कुल मत कहो, क्योंकि तुम मेरी सौतेली बहन हो। मैं तुम्हें कोई बहन वहन नहीं मानती, समझी तुम शायद भूल गई हो निशा, अपनी बड़ी बहन से कैसे बात की जाती है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल तमीज नहीं है, तुम बिल्कुल बदतमीज हो गई हो। अरे, तुम्हारे अंदर अकल बची है या नहीं? आरुषि की ये बात सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगती है। निशा की आवाज सुनकर उसकी माँ मनोरमा वहाँ आती है। क्या हुआ निशा बेटी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना माँ, ये लड़की सुबह सुबह मेरे कमरे में आकर मुझे उल्टा सीधा बोल रही है। माँ, मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, इसने मुझे मनहूस कहा, फिर मैंने इसे बोला। ये सुनकर मनोरमा आरुषि को जोरदार चाटा मारकर कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसी बात करने की? और क्या गलत कहा मेरी बेटी ने? मनहूस तो तू है ही, तभी तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम तुझे यहाँ रहने दे रहे हैं, नहीं तो किसी चौराहे पर हाथ में कटोरा लेकर बैठी होती। आरुषि रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के रोज रोज के ताने सुनकर आरुषि परेशान हो गई थी, इसलिए अपना मन हल्का करने के लिए वो मंदिर चली जाती है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती है, इस सौतेले रिश्ते को सौगात में देने से अच्छा होता भगवान कि आप मुझे अनाथ ही रहने देते। आज अपने ही घर में घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गई हूँ मैं। वहीं उसके बगल में खड़ी साधना नाम की औरत उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो मन ही मन माँ माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हे माता रानी, लगता है तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये लड़की एकदम भोली भाली लग रही है। मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की की तलाश थी अपने बेटे राहुल के लिए, ताकि मैं इसे अपने काबू में रख सकूं। ऐसा सोचकर साधना आरुषि से बातें करती है और उससे उसके घर का पता भी पूछ लेती है। अगले ही दिन साधना मनोरमा के घर आरुषि के लिए रिश्ता लेकर पहुंच जाती है, जहां वो बिना दहेज लिए ही आरुषि का हाथ अपने बेटे के लिए मांगती है। बिना दहेज के शादी के नाम पर मनोरमा झट से इस शादी के लिए मान जाती है, इसलिए दोनों की शादी पक्की हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद राहुल बारात लेकर आता है। शादी वाले दिन साधना के शरीर पर ढेर सारे गहने देखकर निशा गुस्से में अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये साधना आंटी तो बहुत बड़ी अमीर पार्टी लगती है। देखो तो जरा कैसे सोने के गहने पहन रखे हैं। इस आरुषि की बच्ची को इतना बड़ा घर मिल गया, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, तो मैं भी कहाँ जानती थी कि ये लोग इतने अमीर लोग हैं। तू अपना दिल छोटा मत कर, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। आरुषि शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। अपने ससुराल आकर वो बहुत खुश थी। इसी तरह समय बीता और उसकी शादी को 3 साल बीत गए। 3 साल बाद भी आरुषि माँ नहीं बन पा रही थी, जिस कारण उसे अपनी सास साधना से बहुत ताने सुनने को मिलते थे। पता नहीं मैंने कैसे इस बांझ बहू को पसंद कर लिया था। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है ये सच में बांझ ही है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं। राहुल की दूसरी शादी की बात जब आरुषि को पता चलती है तो वो बहुत रोती है।
लेकिन वो अपने पति और सास की खुशी के लिए राहुल की दूसरी शादी के लिए भी मान जाती है। साधना मनोरमा से इस बारे में बात करती है और वह निशा को अपने घर की दूसरी बहू बनाकर ले आती है। निशा ससुराल आकर आरुषि से कहती है, आरुषि तुम अपना सारा सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे और मेरे पति को कोई डिस्टर्ब करे। निशा की बात मानकर आरुषि दूसरे कमरे में जाकर रहने लगती है। अगले दिन राहुल जब ऑफिस से घर आता है तो आरुषि उसके लिए खाना लेकर आ रही होती है, लेकिन तभी निशा वहां आ जाती है और उसके हाथों से वो प्लेट गिरा देती है। अब से मेरे पति को खाना मैं ही परोसूंगी, तुम्हारा इन पर अब कोई हक नहीं है। निशा, तुम मेरे पति की पत्नी नहीं बल्कि मेरी सौतन बनकर इस घर में आई हो। आरुषि की ये बात सुनकर राहुल आरुषि को एक जोरदार चांटा मारकर कहता है, निशा बिल्कुल सही कह रही है, मेरे ऊपर सिर्फ उसका हक है। तुम मुझे एक बच्चे का बाप तो बना नहीं सकी। मैंने निशा से इसीलिए शादी की है कि मुझे जो खुशी तुम नहीं दे सकी वो मुझे निशा देगी। ऐसा कहकर राहुल वहां से चला जाता है। राहुल के जाने के बाद निशा आरुषि से कहती है, देखा तुमने मेरी सौतेली बहन उर्फ मेरी सौतन जी, क्योंकि अब तो तेरे मांग का सिंदूर, ये घर और तेरा पति सब मेरा है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर पता चलता है कि निशा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर साधना बहुत खुश होती है। क्या कहा तुमने बहू, ये बात सच है? मैं सच में दादी बनने वाली हूँ और मेरा बेटा पिता बनने वाला है। हाँ मम्मी जी, लेकिन देखिए ना, आपकी बड़ी बहू और मेरी सौतन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं लग रही है। तुमने अपनी बहन को कभी समझा ही नहीं निशा। जिसने अपने माथे का सिंदूर तुम्हें हंसते हंसते दे दिया, वो तुम्हारी इस खुशी से क्यों जलेगी? ये सब नाटक अब बंद कर दे। तुमने सुना नहीं, निशा बहू प्रेग्नेंट है। आज से निशा बहू की देखरेख करने की सारी जिम्मेदारी तेरी है, समझी? अब आरुषि निशा की दिन रात सेवा किया करती थी, लेकिन निशा जो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, वो कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेती थी आरुषि को डांट खिलवाने की। एक दिन आरुषि निशा को बहुत सारे फल काट कर देती है। निशा वो सारे फल चुपके से डस्टबिन में फेंक देती है और जानबूझकर पपीता काटकर अपने प्लेट में रख लेती है। जाकर अपनी सास और पति से कहती है, देखिए मम्मी जी, आपकी लाडली बहू ने मुझे पपीता खाने के लिए दिया है ताकि मैं और मेरा बच्चा दोनों इस दुनिया से चले जाए। निशा रोने धोने का नाटक करके आरुषि को राहुल के हाथों पिटवा देती है। राहुल उसकी खूब पिटाई करता है। नहीं, मुझे मत मारिए, वो झूठ बोल रही है। आरुषि इसी तरह अब किसी न किसी के गुस्से का शिकार होती रहती थी। कभी पति तो कभी सास उसे सुनाते ही रहते थे। एक दिन निशा आरुषि से बोली, वैसे दिल तो तुम्हारा बहुत जलता होगा ना अपने पति को अपनी सौतेली बहन की बाहों में देखकर। जानती हो निशा, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये भी किया। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सिंदूर तो क्या, अपने जिस्म का हिस्सा बेचकर भी मुझे तुम्हारी खुशियाँ खरीदनी पड़ती तो भी मैं पीछे नहीं हटती। आरुषि के मुँह से ऐसी बातें सुनकर निशा की आंखें भर आती है और वो उसके गले लग जाती है। तभी निशा की प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उस वक्त घर में कोई नहीं था, इसलिए आरुषि जल्दी से उसे अस्पताल ले जाती है। कुछ देर बाद साधना और राहुल भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, बधाई हो, पेशेंट को बेटा हुआ है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती थी, क्योंकि इनका सारा पानी बह चुका था। निशा आरुषि को देखकर उससे कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन, जो मैंने तेरा घर तोड़ा, बचपन से आज तक हमेशा तेरी खुशियाँ छीनी। मैं कभी तेरी बहन बन ही नहीं पाई। हाँ आरुषि, हमें भी माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। सच में आरुषि बहू, तुम बहुत अच्छी हो, हमें प्लीज माफ कर दो। नहीं नहीं, आप सब ऐसा मत कहिए। अब पुरानी बातों को भूलने में ही भलाई है। 2 दिन बाद निशा बच्चे को लेकर घर आ जाती है और आरुषि और राहुल से कहती है, ये बच्चा तुम्हारा है बहन, इस पर सिर्फ तुम्हारा और राहुल का हक है, मेरा नहीं। तुमने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है, बस यूँ समझ लो कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है। इस बच्चे को मेरे खातिर रख लो और इसे खूब प्यार देना। मैं अब राहुल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों के बीच अड़चन बनकर नहीं रह सकती। ऐसा मत कहो निशा, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा। नहीं दीदी, मुझे जाना होगा।
बच्चे को आरुषि की गोद में थमाकर निशा वहाँ से चली जाती है। अब आरुषि की जिंदगी में बच्चा और पति दोनों आ गए थे। अब अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ भी आरुषि का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था और ससुराल में भी उसका बहुत आदर सत्कार होता था। इस तरह आरुषि अब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक बहुत ही सुंदर रानी परी थी। रानी परी बहुत नेक और दयालु थी और उनके पास कई प्रकार की शक्तियाँ भी थी। परीलोक के पास में ही एक महरलोक हुआ करता था, जिसका राजकुमार रानी परी को बहुत पसंद करता था और वो उनसे शादी करना चाहता था। राजकुमार अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है और राजकुमार की माँ अपने सिपाही को भेजकर रानी परी तक ये बात पहुँचाती है। रानी परी भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। ये जानकर परिदेश की सभी परियां बहुत खुश होती है। लेकिन उसी परिदेश में अविशी नाम की एक परी रहती थी, जिसे सुनकर बहुत गुस्सा आता था। अविशी परी रानी परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने मन में सोचती है, अब इस रानी परी की शादी महरलोक के राजकुमार रणवीर से होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो पहले से ही रानी परी इतनी शक्तिशाली है और राजकुमार रणवीर से शादी करके और भी शक्तिशाली हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अविशी परी योजना बनाने लगती है कि वो रानी परी को किस तरह से मात दे सकती है। महल में रानी परी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अविशी परी परिदेश की डायन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ठीक है, मैं तेरी सारी समस्या अच्छी तरह से समझ गई हूँ। वैसे भी रानी परी मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी मुझे 500 सोने के सिक्के मिलेंगे, तभी मैं तेरी मदद करूँगी। अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको 500 सोने के सिक्के नहीं बल्कि पूरे 800 सोने के सिक्के दूंगी। लेकिन बस एक बार रानी परी का पत्ता साफ हो जाए, उसके बाद तो मैं आपको माला माल कर दूंगी। मैं तुझे ये शरबत दे रही हूँ, तू ये शरबत जाकर रानी परी को पिला दे। रानी परी को तेरे ऊपर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना ये शरबत काम नहीं करेगा। अविशी परी खुशी खुशी डायन की दी हुई शरबत लेकर रानी परी के पास जाती है। लेकिन रानी परी के महल में घुसने से पहले वो एक बूढ़ी परी का रूप ले लेती है। बूढ़ी परी का रूप लेकर वो रानी परी के पास जाती है और बोलती है, रानी परी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना। मैंने देखा कि सभी परियां तुम्हें उपहार दे रही हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये शरबत लेकर आई हूँ। क्या तुम इस गरीब बूढ़ी परी का शरबत पी सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरे लिए परिदेश की सभी परियां बराबर है और मैं आपका ये शरबत जरूर पीऊंगी। इतना कहकर रानी परी शरबत पी लेती है। रानी परी के शरबत पीते ही वो एक बदसूरत मामूली लड़की के रूप में बदल जाती है। उसके बाद अविशी परी वो शरबत पी लेती है और खुद रानी परी का रूप धारण कर लेती है। अविशी परी रानी परी से कहती है, बेवकूफ रानी परी, तू मेरी जाल में कितनी आसानी से फंस गई। तुझे ये शरबत पिलाने का मेरा यही मकसद था कि मैं तेरा रूप धारण कर सकूं और तुझे मामूली बदसूरत लड़की बना सकूं। अब मैं रानी परी हूँ और कोई तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत हवा में उड़ रही थी ना कि तेरी शादी राजकुमार रणवीर से होने वाली है। अब मैं बनूंगी राजकुमार रणवीर की दुल्हन। तू वही दुष्ट अविशी परी है ना? तूने जो भी किया है कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। मैं सबको बताऊंगी कि मैं ही असली रानी परी हूँ। सभी परियां मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे ऊपर जरूर विश्वास करेंगे। रुक, अभी मैं तुझे अपनी जादुई छड़ी से सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। ये देखकर अविशी परी जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ परी, अब तू रानी परी नहीं रही, इसलिए तेरी जादुई छड़ी भी काम नहीं करेगी। अब तू किसी काम की नहीं है। तेरी औकात बस मामूली बदसूरत लड़की तक ही है। अब मैं महल जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तैयारियाँ भी करनी है। अविशी परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी वहाँ खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। अविशी परी रानी परी का रूप लेकर परी महल में ठाट बाट से रह रही थी। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है
जिस दिन रानी परी का रोका राजकुमार रणवीर से होने वाला था, तभी असली रानी परी वहाँ आ जाती है और सबके सामने बोलती है, ये सब झूठ है राजकुमार रणवीर, ये जो आपके साथ बैठी है ये असली रानी परी नहीं है, ये अविशी परी है और असली रानी परी तो मैं हूँ। इसने छल कपट की मदद से मुझे इस तरह का बना दिया है। मेरी बात का विश्वास करिए, मैं ही रानी परी हूँ। सैनिकों, इस बदसूरत लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरा खास दिन खराब करने। मेरे महल के अंदर इसको घुसने किसने दिया? इसको अभी के अभी मेरे महल से बाहर निकालो। इस बदसूरत मामूली लड़की को पृथ्वीलोक पर छोड़ कर आओ। रानी परी बहुत देर तक सबको बताती है, लेकिन वहाँ खड़ी किसी भी परी और राजकुमार रणवीर को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। सैनिक आते हैं और रानी परी को पृथ्वीलोक पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। रानी परी के पास जादुई शक्तियाँ भी नहीं थी और खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे। रानी परी सबसे खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उन्हें खाना नहीं देता है। ये सब देखकर रानी परी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। पृथ्वीलोक के लोग कितने निर्दयी है, इन्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रानी परी से क्या बन गई हूँ। थोड़ी देर बाद रानी परी चलते चलते एक झोपड़ी में पहुँच जाती है। उस झोपड़ी में एक जादूगरनी रह रही थी। रानी परी जैसे ही उस झोपड़ी में कदम रखती है, तभी उस जादूगरनी को पता चल जाता है कि ये परी देश की रानी परी है। रानी परी जी, मेरी छोटी सी झोपड़ी में आपका स्वागत है। लेकिन रानी परी, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैं तो अपने असली रूप में भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं गांव की बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ और मैं अपनी नजरों से सब कुछ देखकर असलियत जान जाती हूँ। आप मुझे बताइए, आपके साथ ये सब किसने किया? उसके बाद रानी परी जादूगरनी को अपनी आप बीती बताती है। उसके बाद जादूगरनी कहती है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ रानी परी। मैं आपको जादुई 2 लिपस्टिक देती हूँ, जिसकी मदद से आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी। अब मैं उस दुष्ट अविशी परी को नहीं छोड़ूंगी, जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और सारी खुशियाँ खत्म हो गई थी। रानी परी जी, आप ये जादुई गुलाबी लिपस्टिक लगा लीजिए, जिसके बाद आप पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। ये काली वाली लिपस्टिक आप उस दुष्ट परी को जाकर लगा देना, जिसके बाद उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जादूगरनी के कहने पर रानी परी गुलाबी लिपस्टिक लगाती है और वो पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद रानी परी परिदेश वापस जाती है और अपने महल में जाकर सभी परियों को बोलती है, देखो सभी परियां, मैं ही असली परी हूँ। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं ही असली रानी परी हूँ। इस दुष्ट परी ने धोखे से मुझे शरबत पिलाया, जिसकी वजह से मैं मामूली और बदसूरत हो गई थी। सैनिकों, इस बहरूपीय लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। आज शादी है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन यहाँ मैं किसी को सजा दूँ। बहरूपिया, तू कौन है? हाथ धोकर हमारी रानी परी के पीछे पड़ गई है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रानी परी हार नहीं मानती और वो अविशी परी के पास जाती है और जबरदस्ती जल्दी से उसे काली लिपस्टिक लगा देती है। ऐसा करते ही अविशी परी अपने असली रूप में आ जाती है। अविशी परी अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, मैं तो अपने असली रूप में आ गई। अब ये परियां मुझे नहीं छोड़ेंगी। मुझे तो लगता है ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगी। इतना सोचकर अविशी परी वहाँ से भागने लग जाती है। तभी सारी परियां मिलकर उसे पकड़ लेती है और उसे पीटने लगती है। तभी रानी परी कहती है, परियों, छोड़ दो इसे। मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए आप लोग अभी बहुत गुस्से में हो, लेकिन आप लोग इस तरह इस दुष्ट परी की पिटाई मत करो, वरना ये मर जाएगी। मैं इसे परिदेश के जेल में बंद कर दूंगी और इससे इसकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लूंगी। उसके बाद रानी परी अविशी परी को परिदेश के जेल में बंद कर देती है। उसके बाद रानी परी की शादी राजकुमार रणवीर से धूमधाम से हो जाती है। इस तरह जादुई 2 लिपस्टिक की मदद से रानी परी की जिंदगी पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। नागलोक में सोना नाम की एक बहुत ही सुंदर नागिन रहती थी। सोना अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं था। सोना अपनी सौतेली बहन नीलम नागिन से बहुत प्यार करती थी। सोना एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली नागिन थी। पूरे नागलोक में उसकी सुंदरता और अच्छे स्वभाव की चर्चा थी और उसका जहर पूरे नागलोक का सबसे विषैला जहर था। उसके एक बार डसने से ही कोई भी इंसान मौत की नींद सो सकता था।
ऐसे ही एक दिन सोना अपनी सौतेली बहन के साथ बाग में टहल रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन नीलम बोलती है, सोना, हम यहाँ नागलोक में घूम घूम कर पागल हो गए हैं। चलना पृथ्वीलोक पर घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, नाग नागिनों का पृथ्वीलोक पर जाना सही नहीं है। अगर नागराज को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अरे बहन, तू इतना क्यों डरती है? जब नागराज तपस्या में लीन होंगे हम तब पृथ्वीलोक पर घूमने चलेंगे और उनका तप पूरा होने से पहले हम लौट आएंगे। नहीं, किसी को धोखा देना गलत बात है। मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वीलोक पर। तो इतना मत सोच, आज शाम को हम चलेंगे और अगर तू नहीं गई तो देख लियो, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस सोना के पास आती है। सोना नीलम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी खातिर पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बहनें सबसे पहले इंसानी रूप में आती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नागलोक से पृथ्वीलोक पर जाती है और अपने आसपास की हलचल को देखकर नीलम कहती है, देखा सोना तुमने, पृथ्वीलोक कितना खूबसूरत है। तुम सही कह रही हो नीलम, यहाँ लोग कितने विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये जगमगाती हुई रोशनी और इतनी रौनक मैंने नागलोक में कभी नहीं देखी। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब हम हमेशा यहाँ आया करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। दोनों बहनें इसी तरह बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोनू नाम का एक लड़का हाथ में फूल लेकर आता है और वो फूल सोना को देते हुए बोलता है, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल गर्ल के लिए। माफ कीजिए, मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप ये फूल रख लीजिए। वैसे तो आपकी खूबसूरती के आगे ये फूल काफी फीकी हैं, लेकिन फिर भी आप ये फूल रख लीजिए। शुक्रिया, लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने ये पुष्प मुझे क्यों दिया? आपकी खूबसूरती मुझे यहाँ तक खींच लाई, अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। तभी सोना का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो देखती है कि सूर्य अस्त होने वाला है। ये देखकर वो नीलम से बोलती है, नीलम, हमें तुरंत जाना होगा, देखो सूर्यास्त होने वाला है। तभी सोनू कहता है, अरे कहाँ जा रही हो आप? कल मैं यहीं आपका इंतजार करूँगा, आप आना जरूर। कुछ दूर जाने के बाद दोनों बहनें अपना रूप परिवर्तन करती है और जल्दी से अपनी शक्तियों से नागलोक पहुंच जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब दोनों बहनों के लिए पृथ्वीलोक पर जाना तय था। इतना ही नहीं, अब तो सोना और सोनू के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। गुजरते वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर सोना सोनू को अपने नागिन होने की सारी सच्चाई बता देती है। इसी तरह एक दिन सोना अकेली ही पृथ्वीलोक पर सोनू से मिलने आती है और सोनू से बोलती है, सोनू, मेरी बहन नीलम के बाद तुम एक पहले व्यक्ति हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। तुम मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी सपने में भी धोखा नहीं दे सकता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी अचानक से कोई सोना के सर पर डंडे से वार करता है और सोना वहीं बेहोश हो जाती है। काफी घंटे बीत जाने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को नागलोक में पाती है। वो धीरे धीरे उठती है। उसके सर पर अभी भी बहुत दर्द हो रहा था और उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी वहाँ पर नीलम आती है और बोलती है, शुक्र है भोलेनाथ का कि तुम्हें होश आ गया। लेकिन हुआ क्या था? मैं तो सोनू के पास थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और मैं यहाँ कैसे आई? तुम इतना मत सोचो, तुम बस यूं ही बेहोश हो गई थी। मैं पृथ्वीलोक गई और तुम्हें यहाँ ले आई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो अब तुम आराम कर लो। नीलम की बात सुनकर सोना वापस आराम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सोना को अपने अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक दिन वो सोनू से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सौतेली बहन और सोनू एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हैं। ये सब देखकर सोना का दिल टूट जाता है और साथ में उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है। वो उनके पास जाती है और गुस्से में कहती है, क्या है ये सब? सोनू, नीलम, तुम दोनों तो मेरे अपने थे ना,
फिर तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोनू, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते थे और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम मुझे बोल देते, मैं खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। और तुम नीलम, मेरी ही बहन होकर मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और कौन सी बहन? मैं तो तुम्हारी सौतेली बहन हूँ ना। तुम दोनों शायद ये बात भूल गई हो कि मैं एक बहुत शक्तिशाली नागिन हूँ जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को अब मौत की नींद सोना होगा। उसके बाद सोना अपना नागिन रूप ले लेती है। फिर सोनू और नीलम को डसने लगती है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर नागिन हैरान हो जाती है और फिर से उन पर वार करती है, लेकिन उन दोनों को उसके बाद भी कुछ नहीं होता। सोना वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? मेरे वार का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोना को इस तरह से मचलता हुआ देखकर नीलम और सोनू हंसने लगते हैं। तभी नीलम कहती है, क्या हुआ सोना, तुम्हारा जहर काम नहीं कर रहा या तुम्हारे अंदर जहर ही नहीं बचा? करो करो और कोशिश करो, चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम्हारे अंदर से जहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तुम बिना जहर के नागिन हो। तुम्हारे अंदर कोई जहर नहीं है। ये सब जो तुमने देखा, ये सब बिल्कुल सच है। मैं और सोनू बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें यहाँ लाना और सोनू से मिलवाना, ये मेरी ही चाल थी। याद है वो दिन जब तुम बेहोश हो गई थी? तुम्हारे सर पर वार मैंने ही किया था, और जैसे ही तुम बेहोश हो गई थी, मैं और सोनू मिलकर तुम्हें एक काली गुफा में ले गए थे। मैंने भोलेनाथ का नाम लेकर तुम्हारे अंदर का सारा जहर निकाल लिया, जिसके बाद मैं सबसे शक्तिशाली नागिन बन गई, और तुम्हारे जहर से ही मैंने सोनू को भी एक इच्छाधारी नाग बना दिया। फिर मैं तुम्हें अपने साथ नागलोक ले गई और झूठा प्यार दिखाने लगी। सारी सच्चाई सुनकर सोना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सोनू कहता है, अब तुम सिर्फ अपना रूप बदल सकती हो, उसके अलावा किसी को मार नहीं सकती। अब मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूँ। अब मैं आराम से नागलोक जा सकता हूँ। अब कोई भी मुझे मेरी नीलम से दूर नहीं कर सकता। अब तुम देखना, तुम्हारे इसी जहर का इस्तेमाल करके हम पूरे नागलोक को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और मैं बन जाऊंगा नागराज। सोनू की बात सुन सोना को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सोनू नीलम का हाथ थामकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सोना अपनी शक्तिशाली नागमणि को प्रकट करती है और नागमणि से उन दोनों पर वार करती है और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। और फिर नागमणि को अपने अंदर रख लेती है और खुद से ही बोलती है, क्या हुआ? अगर मेरे पास जहर नहीं है, मेरे पास मेरे भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति नागमणि है, और भोलेनाथ खुद मेरे साथ है। मेरे भोलेनाथ के आगे कोई बुराई नहीं टिक सकती। बुराई का एक न एक दिन जरूर अंत होता है। इसके बाद सोना नागलोक जाती है और नागराज को सारी सच्चाई बताती है और साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए नागराज, मैंने आपकी इजाजत के बगैर नागलोक से बाहर कदम रखा, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं था। मुझे मेरी सौतेली बहन नीलम वहाँ लेकर गई थी। उसने मुझे हमारे प्यार का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन उसने अपना सौतेला होने का प्रमाण मुझे दे दिया और मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। लेकिन मैंने अपना बदला स्वयं ले लिया और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोना, तुम्हारा तो बड़प्पन है कि तुमने मुझसे आकर माफी मांगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमसे एक बात भी कहना चाहता हूँ। कौन सी बात नागराज? मैं जानता हूँ अभी अभी तुम्हारा दिल टूटा है, परंतु मैं तुम्हें कई वर्षों से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। नागराज के इस प्रस्ताव से सोना बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहती है, नागराज, नागरानी तो वही नागिन बनती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, परंतु मेरे पास तो अब कोई शक्ति ही नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें वापस पहले जैसी नागिन बना दूंगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा जहरीली। उसके बाद कुछ ही दिनों में नागराज और सोना की शादी हो जाती है और नागराज सोना को पहले जैसा शक्तिशाली बना देते हैं।
अब सोना अपने अतीत को भूलकर नागराज के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।